हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी अड्डा। आज इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। यहाँ से आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। आपके ऑप्शन है ए सरोजिनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी उषा मेहता, डी रमाबाई रानाडे। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगर आपसे पूछ लिया जाए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर भारतीय शब्द हटा दिया जाए यानी प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगर आपसे कांग्रेस के बारे में पूछ लिया जाए यानी कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को। किसने की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ओ हुम। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए ओ हुम ने। अब अगर पूछ लिया जाए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे यानी प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होगा WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपका आंसर हो जाएगा WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, आगरा के ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 1985, बी 1983, सी 1990, डी 2001। तो बताइए कौन सा सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा जो आगरा का ताजमहल है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में 1983 में शामिल किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके साथ साथ 1983 में और किस किस धरोहर को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया था, तो आपका आंसर होगा अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, उसके साथ साथ आगरा का किला, आगरा का किला। दोस्तों 1983 में चार चीज़ों को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। आपका एक था आगरा का ताजमहल, दूसरा अजंता की गुफाएं, तीसरा एलोरा की गुफाएं, चौथा आगरा का किला। चारों को दोस्तों 1983 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए सांची का स्तूप कब शामिल किया गया था। सांची के स्तूप को कब शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर में, तो आपका आंसर होगा 1989 ईस्वी में। इसके बाद अगर पूछा जाए कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर को कब शामिल किया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, तो आपका आंसर होगा 1984 ईस्वी में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कब शामिल किया गया था?
1984। अगर आपसे पूछ लिया जाए लाल किला को कब शामिल किया गया था, लाल किला को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, तो आपका आंसर होगा 2007। दोस्तों लाल किला को कब शामिल किया गया था, तो आपका आंसर होगा 2007 में। सांची के स्तूप को 1989 में, सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर 1984 में, लाल किला को 2007 में, ताजमहल को 1983 में, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला, उसको कब शामिल किया गया था, 1983 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है, तो आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रेलिया। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। संसदीय शासन प्रणाली की अगर बात करें तो दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होगा, ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से और क्या क्या लिया गया है तो देख लेते हैं। तो दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। दोस्तों ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद अगर बात करी जाए फ्रांस से क्या लिया गया है, तो दोस्तों फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली लिया गया है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया दोस्तों, फ्रांस से। इसके बाद अगर बात की जाए अमेरिका से दोस्तों क्या क्या लिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा, यानी अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो आपका आंसर होगा मूल अधिकार। दोस्तों मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। आपसे पूछ लिया जाए मूल अधिकार या मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई हैं, तो आपका आंसर होगा अमेरिका, मूल अधिकार। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात भी कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो आपका आंसर होगा प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची, कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र राज्य संबंध, तो दोस्तों केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, या समवर्ती सूची या केंद्र राज्य संबंध भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो आपको बताना है मौलिक अधिकार का प्रावधान
भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? आपके ऑप्शन है ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 5, डी भाग 9। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, भाग 3। इसके बाद अगर भाग 2 की बात की जाए, यानी भारतीय संविधान में भाग 2 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा नागरिकता। नागरिकता। दोस्तों अगर इस टाइप से पूछा जाए भारतीय संविधान के भाग 2 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो आपका आंसर होगा नागरिकता। या इसका रिवर्स पूछ लिया जाए, भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो आपका आंसर होगा भाग 2। इसके बाद अगर भाग 5 में पूछ लिया जाए, भाग 5 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो आपका आंसर होगा संघ। संघ का वर्णन भाग 5 में किया गया। भाग 9 की अगर बात की जाए, भाग 9 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है या भाग 9 में किस चीज़ को रखा गया है, तो आपका आंसर होगा पंचायतें। पंचायतें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, घाना देश की राजधानी है। यहाँ से आपको बताना है घाना की राजधानी कौन सी है। आपके ऑप्शन है ए अक्रा, बी मकाऊ, सी डोडोमा, डी साना। तो दोस्तों घाना की राजधानी क्या है? घाना की राजधानी अक्रा है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, घाना की राजधानी अक्रा। दोस्तों मकाऊ किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों मकाऊ किस देश की राजधानी है? तो आपका आंसर हो जाएगा मकाऊ। दोस्तों मकाऊ की ही राजधानी है, मकाऊ। उसके बाद डोडोमा। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो आपका आंसर हो जाएगा तंजानिया। 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 दोस्तों डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की। अगर पूछा जाए आपसे साना किस देश की राजधानी है, तो आपका आंसर होगा यमन। यमन की राजधानी है साना। यमन देश की राजधानी है साना। तंजानिया की राजधानी डोडोमा, मकाऊ की राजधानी मकाऊ, घाना की राजधानी अक्रा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यहाँ से आपको बताना है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में। इसके अलावा दोस्तों गुजरात में कौन सा है? नल सरोवर। नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में। नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में। दोस्तों महाराष्ट्र में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। गुजरात में कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर गुजरात में है। महाराष्ट्र में कौन सा है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इसके बाद अगर तमिलनाडु की बात की जाए, तो दोस्तों तमिलनाडु में मुदुमलाई अभ्यारण्य, मुदुमलाई अभ्यारण्य,
उसके बाद में अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद में सत्यमंगलम राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? मुदमलाई राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तमिलनाडु में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, कौन सी जलसंधि बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के बीच बनाई गई है? बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के बीच कौन सी जलसंधि बनाई गई है? आपके ऑप्शन है ए डेविस जलसंधि, बी डेनमार्क जलसंधि, सी हडसन जलसंधि, डी मैगलन जलसंधि। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के बीच दोस्तों कौन सी जलसंधि बनाई गई है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए डेविस जलसंधि। डेविस जलसंधि बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के मध्य बनाई गई है। इसके बाद अगर बात की जाए डेनमार्क जलसंधि किसके बीच बनाई गई है? तो आपका आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर के मध्य। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर दोस्तों डेनमार्क जलसंधि उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर के मध्य बनाई गई है। इसके बाद में हडसन जलसंधि। हडसन जलसंधि दोस्तों हडसन की खाड़ी एंड हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के मध्य बनाई गई है। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के मध्य बनाई गई है। हडसन जलसंधि हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के मध्य बनाई गई है। अब इसके बाद में अगर बात की जाए मैगलन जलसंधि की, तो दोस्तों मैगलन जलसंधि प्रशांत महासागर एंड दक्षिणी अटलांटिक महासागर के मध्य बनाई गई। दक्षिणी अटलांटिक महासागर। दोस्तों मैगलन जलसंधि प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर के मध्य बनाई गई है। तो डेविस जलसंधि कहाँ पे है? तो दोस्तों बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के मध्य। डेनमार्क जलसंधि उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर के मध्य। हडसन जलसंधि हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। और मैगलन जलसंधि प्रशांत महासागर एंड दक्षिणी अटलांटिक महासागर के मध्य बनाई गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यहाँ से दोस्तों आपको बताना है लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। आपके ऑप्शन है ए कथक, बी ओडिसी, सी भरतनाट्यम, डी मणिपुरी। तो दोस्तों लच्छू महाराज का संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा कथक। लच्छू महाराज का संबंध किससे है? कथक से। लच्छू महाराज का संबंध किससे है? कथक से।
दोस्तों और किस किस का संबंध कत्थक से है? तो आपका आंसर हो जाएगा अच्छन महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, बिरजू महाराज सभी का संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा कत्थक। दोस्तों कत्थक से किसका किसका संबंध है? लच्छू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, इन सभी का संबंध कत्थक से है। इसके बाद में दोस्तों अगर बात की जाए ओडिसी से किसका किसका संबंध है, तो आपका आंसर हो जाएगा कालीचंद, कालीचंद, सुजाता मिश्र, सुजाता मिश्र, इनका संबंध दोस्तों ओडिसी से है। अब अगर भरतनाट्यम की बात की जाए तो भरतनाट्यम से दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, राम गोपाल, राम गोपाल और लीला जैक्सन, लीला जैक्सन, लीला जैक्सन, लीला जैक्सन, इन सभी का संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। दोस्तों भरतनाट्यम से किसका किसका संबंध है? यामिनी कृष्णमूर्ति, राम गोपाल, लीला जैक्सन, इन सभी का संबंध भरतनाट्यम से। कालीचंद, सुजाता मिश्र, इनका संबंध किससे है? ओडिसी से। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए मणिपुरी से किसका किसका संबंध है, तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा झावेरी बहनें, झावेरी बहनें, झावेरी बहनें का संबंध किससे? मणिपुरी से। या दोस्तों आपसे अगर इस टाइप से पूछा जाए झावेरी बहनों का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है, तो आपका आंसर हो जाएगा मणिपुरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सी चट्टान आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है ए बेसाल्ट, बी चूना पत्थर, सी बलुआ पत्थर, डी ग्रेफाइट। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपका आंसर होगा बेसाल्ट, ऑप्शन ए। दोस्तों बेसाल्ट एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। इसके अलावा आग्नेय चट्टान के और भी दोस्तों उदाहरण हैं, जैसे ग्रेनाइट, 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 पिच स्टोन, पिच स्टोन। दोस्तों ये भी क्या है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पिच स्टोन सारे क्या हैं? आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों यहाँ पे चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, यानी चूना पत्थर और बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान के उदाहरण हैं, तो दोस्तों चूना पत्थर और बलुआ पत्थर अवसादी या परतदार चट्टान के उदाहरण हैं। अवसादी चट्टान के उदाहरण है। अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों चूना पत्थर और बलुआ पत्थर अवसादी या परतदार चट्टान के उदाहरण हैं। इसके बाद में ग्रेफाइट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ग्रेफाइट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है, तो आपका आंसर हो जाएगा रूपांतरित चट्टान,
रूपांतरित या इसी को कायांतरित चट्टान के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। इसके साथ साथ ग्रेफाइट के साथ साथ संगमरमर संगमरमर भी दोस्तों रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। नीस एंथ्रासाइट कोयला भी दोस्तों रूपांतरित या कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। रूपांतरित या कायांतरित चट्टान का उदाहरण कौन कौन सा है? ग्रेफाइट, संगमरमर, एंथ्रासाइट कोयला, नीस, सारे कायांतरित या रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं दोस्तों। यहाँ से अपसादी चट्टान का उदाहरण चूना पत्थर, मरुआ पत्थर हो जाएगा। आग्नेय चट्टान का उदाहरण बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पिचस्टोन आग्नेय चट्टान का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लांगिला और बागाना जो कि सक्रिय ज्वालामुखी हैं किस देश में स्थित हैं? दोस्तों यहाँ से आपको बताना है लांगिला और बागाना ज्वालामुखी किस देश में स्थित हैं। आपके ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी पापुआ न्यू गिनी, सी फ्रांस, डी जापान। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा लांगिला और बागाना जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी हैं कहाँ पे स्थित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लांगिला और बागाना जो कि सक्रिय ज्वालामुखी हैं कहाँ पे स्थित हैं? तो आपका आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी। इसके बाद में दोस्तों अगर इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा समेरू। दोस्तों समेरू ज्वालामुखी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। जापान में दोस्तों कौन सा ज्वालामुखी है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्यूजीयामा। दोस्तों फ्यूजीयामा ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? जापान में। अगर पूछ लिया जाए फ्यूजीयामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आपका आंसर होगा जापान। इसके बाद में दोस्तों भारत में दो ज्वालामुखी हैं, एक बैरन द्वीप में है, एक दोस्तों नारकोंडम में है, नारकोंडम द्वीप। दोस्तों कई बार इनमें से कई बार दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। बैरन द्वीप में एक है, एक नारकोंडम में। दोस्तों जो बैरन द्वीप में है, बैरन द्वीप में जो ज्वालामुखी है सक्रिय ज्वालामुखी है, जो नारकोंडम में है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी है, प्रसुप्त। दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बैरन द्वीप में। अगर पूछ लिया जाए भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा नारकोंडम में। या ऐसे भी पूछा जा सकता है भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, भारत में प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है। या तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, चार ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा ज्वालामुखी भारत में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा बैरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, नारकोंडम में प्रसुप्त ज्वालामुखी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है 2000 के नोट के पीछे कौन सा चित्र अंकित किया गया है? दोस्तों यहाँ से आपको बताना है 2000 के नोट के पीछे कौन सा चित्र अंकित किया गया है। आपके ऑप्शन हैं ए लाल किला, बी मंगलयान, सी सांची का स्तूप, डी हम्पी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा 2000 के नोट के पीछे मंगलयान बनाया गया है, मंगलयान का चित्र अंकित किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों लाल किला कितने नोट के पीछे छापा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 500। दोस्तों अगर पूछ लिया जाए 500 रुपये के नोट के पीछे कौन सा चित्र अंकित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा लाल किला। या इस टाइप से पूछा जाए लाल किला किस नोट के पीछे अंकित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 500 रुपये। यहाँ से दोस्तों सांची
सांची के स्तूप के पीछे सांची का स्तूप कितने रुपए के नोट के पीछे छापा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 200। 200 रुपये के नोट के पीछे सांची का स्तूप बनाया गया है। हम्पी दोस्तों कितने रुपए के नोट के पीछे बनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 50 रुपये। 50 रुपये के नोट के पीछे हम्पी बनाया गया है। अब दोस्तों इसके बाद अगर पूछ लिया जाए 100 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा रानी की वाव। रानी की वाव। रानी की वाव। दोस्तों अगर 20 रुपये के नोट के पीछे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह। 10 रुपये पे दोस्तों 10 रुपये के पीछे दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर। और 5 रुपये के पीछे दोस्तों 5 रुपये के पीछे खेत में किसान ट्रैक्टर चलाते हुए 5 रुपये के पीछे दोस्तों खेत में किसान ट्रैक्टर चलाते हुए चित्र अंकित किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? यहाँ से आपको बताना है सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है। आपके ऑप्शन है ए चाय, बी जैव तकनीकी, सी कपास, डी चमड़ा उत्पादन। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैव तकनीकी। दोस्तों सदाबहार क्रांति का संबंध जैव तकनीकी से है। इसके बाद अगर दोस्तों यहाँ से चाय के बारे में पूछ लिया जाए, चाय कौन सी क्रांति से संबंधित है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति। या दोस्तों इस टाइप से पूछा जाए ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका आंसर होगा चाय। इसके बाद में दोस्तों कपास। कपास कौन सी क्रांति से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड। या दोस्तों इस टाइप से पूछा जाए, कई बार पूछा भी गया है कि व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध सफ़ेद क्रांति का व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका आंसर होगा कपास। उसके बाद में चमड़ा उत्पादन। दोस्तों किस क्रांति से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा खाकी क्रांति। खाकी क्रांति। खाकी क्रांति। तो दोस्तों चमड़ा उत्पादन, खाकी क्रांति, या इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए खाकी क्रांति का संबंध किससे है? चमड़ा उत्पादन। व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे? कपास से। दोस्तों व्हाइट गोल्ड क्रांति कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार पूछा गया है कि व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका आंसर होगा कपास। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे? चाय से। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे? जैव तकनीकी से। तो चलिए आप अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आपका अगला प्रश्न है बढ़ती का नाम जिंदगी किस बैंक का टैग लाइन है? दोस्तों यहाँ से बताना है बढ़ती का नाम जिंदगी किस बैंक का टैग लाइन है। आपके ऑप्शन है ए यूको बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, डी स्टेट बैंक। दोस्तों बढ़ती का नाम जिंदगी एक्सिस बैंक का टैग लाइन है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस बैंक का टैग लाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सिस बैंक। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए यूको बैंक का टैग लाइन क्या है? यूको बैंक का टैग लाइन क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपके विश्वास का सम्मान। आपके विश्वास का सम्मान।
आपके विश्वास का सम्मान किस बैंक का टैगलाइन है? तो आपका आंसर होगा यूको बैंक। इसके बाद दोस्तों अगर स्टेट बैंक यहाँ से पूछ लिया जाए स्टेट बैंक का टैगलाइन क्या है, तो आपका आंसर होगा द बैंकर टू एवरी इंडियन, द बैंकर टू एवरी इंडियन। दोस्तों स्टेट बैंक का टैगलाइन क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन। यूको बैंक का टैगलाइन क्या है? आपके विश्वास का सम्मान। बढ़ती का नाम जिंदगी दोस्तों किस बैंक का टैगलाइन है? तो आपका आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। इसके बाद में दोस्तों अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का टैगलाइन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा वन फैमिली वन बैंक, वन फैमिली वन बैंक, वन फैमिली वन बैंक दोस्तों किस बैंक का टैगलाइन है? तो आपका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बढ़ती का नाम जिंदगी एक्सिस बैंक, आपके विश्वास का सम्मान यूको बैंक, द बैंकर टू एवरी इंडियन स्टेट बैंक, वन फैमिली वन बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र का टैगलाइन है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कंस मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? दोस्तों आपके ऑप्शन है ए मथुरा, बी वृंदावन, सी लखनऊ, डी गोरखपुर। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कंस मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ए मथुरा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से होता है? दोस्तों यहाँ से बताना है इनमें से कौन सा रोग वायरस की वजह से होता है। आपके ऑप्शन है ए क्षय रोग, बी टाइफाइड, सी रेबीज, डी पायरिया। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों वायरस की वजह से होने वाला रोग कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा रेबीज। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रेबीज। दोस्तों वायरस से और कौन कौन से रोग होते हैं तो चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा चेचक, जुखाम, उसके बाद में डेंगू ज्वर किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। दोस्तों वायरस की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं? रेबीज वायरस की वजह से होता है, चेचक वायरस की वजह से होता है, जुकाम वायरस की वजह से होता है, डेंगू वायरस की वजह से होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दे रखा है टाइफाइड और क्षय रोग दोनों किसकी वजह से होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। दोस्तों टाइफाइड और क्षय रोग दोनों ही किसकी वजह से होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। उसके बाद में बच गया पायरिया। तो दोस्तों पायरिया किसकी वजह से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। तो दोस्तों पायरिया किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ। रेबीज किसकी वजह से होता है? रेबीज, चेचक, जुकाम, डेंगू ज्वर सारे के सारे रोग वायरस की वजह से होता है। क्षय रोग टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। पायरिया दोस्तों प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से हमने जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।